आपका व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यह पूछा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए, इसकी गणितीय व्याख्या करते हुए संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्त ज्ञात कीजिएगा। ये ज्ञात लिखा हुआ है, ये ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग उत्तर लिखेंगे, जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आती हैं किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण की कहलाती है। देखिए यहाँ पर दो तरंगें हैं। एक तरंग है लाल रंग से जिसको दर्शाया गया है, इसको यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ पेपर पर। तो इसका विस्थापन देखिए आप y1 है, विस्थापन का समीकरण है y1। और दूसरी तरंग है आपकी y, जिसके विस्थापन के समीकरण को दर्शाया गया है y2 से, ये y2 है। y1 है पहली तरंग का विस्थापन है और y2 जो है दूसरी तरंग का विस्थापन है, और y जो है वो परिणामी विस्थापन है। तो आप देखिए जहाँ पर दोनों तरंगें, देखिए यहाँ पर ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग है, और दोनों का आप देखिए श्रृंग और श्रृंग मिल रहा है, गर्त और गर्त मिल रहा है। देखिए गर्त और गर्त मिल रहा है, श्रृंग और श्रृंग मिल रहा है, यानी दोनों समान कला में दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी विस्थापन है वो ये देखिएगा, ये परिणामी विस्थापन बता रहा है ये विस्थापन। तो यहाँ पर हमको ये संपोषी व्यतिकरण दिखाई दे रहा है। ये कौन सा व्यतिकरण है? ये संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण। जबकि आप यहाँ बगल में देखेंगे, यहाँ पर विपरीत कला में है दोनों तरंग। पहली तरंग देखिए आप ये वाली, इसकी कला ये निगेटिव दिशा में है और इसकी ये पॉजिटिव दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर हमको जो परिणामी तरंग प्राप्त हो रही है, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से दर्शाया गया, ये परिणामी तरंग है ना। तो परिणामी विस्थापन देखिए कितना कम आ रहा है, आयाम कम है यहाँ पर। तो ये विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है हमको। ये विनाशी व्यतिकरण है और ये संपोषी व्यतिकरण है। इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नोट ये ध्यान रखना है हमको कि किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ये ध्यान रखना है, आयाम अगर अधिक होगा तो हमको प्रकाश तीव्र दिखाई देगा, और आयाम यदि कम हुआ तो प्रकाश हमको नहीं दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। अब गणितीय व्याख्या जो हमें करना है व्यतिकरण की, उसके लिए हम मानते हैं कि माना दो तरंगें हैं जिनके विस्थापन के समीकरण निम्नानुसार हैं। पहला समीकरण है, पहली तरंग का विस्थापन का समीकरण है ये वाला, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे का जो दूसरी तरंग है इसका समीकरण लिखा है यहाँ पर y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ y1 और y2 जो है ये t समय में क्रमशः पहली व दूसरी तरंग का विस्थापन है, और a1 और a2 क्या होता है? क्रमशः दोनों तरंगों के आयाम हैं। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति हम जानते हैं 2n पाई के बराबर होती है, और फाई जो है दोनों तरंगों का कलांतर है। अब आप देखिए यहाँ पे दो तरंगें हैं, एक तरंग है ये y1 वाला और एक तरंग है आपका ये y2 वाली। इन दोनों में ये जो है आपका आयाम है a1 और यहाँ पे इसका आयाम a2 है। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की जो तीव्रता है यही आयाम के कारण ही होती है, और ये कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, यहाँ पर भी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, ये टी समय है, और ये जो फाई आ रहा है ये दोनों में कलांतर है, दोनों तरंगों का कलांतर है। अब जब दोनों तरंगें आपस में मिलती हैं तो एक तरंग का निर्माण करती हैं। ये समझ लीजिएगा कि दो तरंगें जब मिलती हैं, देखिए ऊपर भी देखा था हमने, यहाँ पर दो तरंगें जब मिलती हैं आपस में, ये लाल वाली और नीली वाली मिलके एक तरंग बन जाती है, हरी तरंग बन जाती है ये, है ना। यहाँ पर भी देखिएगा दो तरंग है, लाल वाली और नीली वाली, और ये बाद में फिर ये हरी वाली बन जाती है। ये संपोषी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है। तो यही हम गणितीय व्याख्या में देख रहे थे। जब दोनों तरंगें आपस में मिलती हैं तो एक तरंग का निर्माण करती हैं, अतः परिणामी तरंग का विस्थापन y निम्नानुसार होगा। परिणामी विस्थापन क्या होगा? दोनों का बीजगणितीय योग के बराबर होगा, y1 प्लस y2। इनका मान रख दीजिए। y1 का मान कितना है? y1 का मान है a1 साइन ओमेगा टी, और y2 का मान कितना है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे हम इनका मान रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? a1
साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे हम। आप जानते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, ये सूत्र याद होगा आपको। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। यहाँ पर ए की जगह ओमेगा टी है और बी की जगह फाइव है, तो इसका प्रसार कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। बाकी ये सब A1 साइन ओमेगा टी वैसे ही का वैसा है, A2 कॉमन ले लिया है बाहर, और अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद A1 साइन ओमेगा टी को वैसे का वैसे लिख लेना है और A2 का गुणा अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और ये हो जाएगा A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब आप देखेंगे कि साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है और साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है। इस साइन ओमेगा टी को अपन कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा A1 अकेला और A2 कॉस फाइव यहाँ आ जाएगा और साइन ओमेगा टी ये आ गया, साइन ओमेगा टी कॉमन बाहर आ गया है, प्लस A2 वैसे का वैसा और साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी आ गया। अब देखिए यदि हम इसको मान लें, इतने को मान लें हम A1 प्लस A2 कॉस फाइव को मान लें हम कैपिटल A कॉस थीटा और इतने को मान लें हम कैपिटल A साइन थीटा, ठीक है। तो परिणामी विस्थापन y बराबर क्या हो जाएगा, इसको माना है हमने A कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा आपका A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका कैपिटल A है, कैपिटल A बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये आ गया। अब ये काहे का सूत्र है, देखिएगा आप, ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का सूत्र है, तो y बराबर क्या हो गया, A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया है अपना। इस सूत्र का उपयोग किया है यहाँ पर, ये पुनः सूत्र इसका उपयोग किया है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी बराबर क्या होता है, साइन A प्लस बी का उपयोग किया गया यहाँ पर। इस ये देखिए इधर पे ये सूत्र का उपयोग किया गया है। अब y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है। इसमें A जो है वो परिणामी तरंग का आयाम है, ये जो A आ रहा है ये परिणामी आयाम है, तथा थीटा जो है कलांतर है, ये थीटा जो आ रहा है कलांतर है। परिणामी तरंग का आयाम निम्नानुसार ज्ञात करेंगे, परिणामी तरंग का जो आयाम है वो निम्नानुसार हम ज्ञात करेंगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। ये समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 हमने ये माना था A1 प्लस A2 कॉस फाइव इज इक्वल टू ये, और A2 साइन फाइव ये है आपका समीकरण 2 और ये है समीकरण 1, इनको वर्ग करके जोड़ना है यहाँ पर। तो समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर अब समीकरण 1 क्या है आपका, ये है A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर था A कॉस थीटा, ये देखेंगे आप, छोटा कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पर देखिए A1 प्लस A2 कॉस फाइव बराबर A कॉस थीटा है, यहाँ पर ये A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर कर दिया बराबर ये आ गया आपका A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस A2 साइन फाइव को यहाँ पे वर्ग कर देना है बराबर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रसार करते हैं तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उससे प्रसार कर देंगे, तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। देखिए ये सूत्र आपको मालूम होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इस सूत्र का उपयोग करके इसका प्रसार किया है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव हो गया ये, प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव हो गया, प्लस A2 साइन स्क्वायर फाइव, ये वैसे का वैसा लिख दिया है बराबर। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, A स्क्वायर कॉमन निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये हो गया आपका A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, इसको यहाँ लिख लिया है, और इसमें से A2 स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया है। तो A2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, इसका उपयोग किया गया। यहाँ पर भी इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, इसका मान भी 1 हो जाएगा।
तो क्या आया है अपना A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर हो जाएगा। तो A बराबर क्या जाएगा, ये पूरा वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव। उपरोक्त सूत्र जो है ये परिणामी तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, ये परिणामी तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि जब आयाम A सर्वाधिक होगा तो संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। ये देखिए संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। A जब अधिकतम है, अधिकतम होगा तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा, अर्थात दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी या ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी। और जब आयाम A का मान न्यूनतम होगा, A जब न्यूनतम होगा तो विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा हमको। और विनाशी व्यतिकरण यानी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी और डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। आयाम A का सर्वाधिक मान के लिए क्या होगा, कॉस फाइव। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस फाइव का मान अधिकतम होगा तो A का मान अधिकतम होगा। तो कॉस फाइव का अधिकतम मान होने के लिए कॉस फाइव बराबर क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। अब संपोषी व्यतिकरण की शर्त क्या आ गई, फाइव का मान अधिकतम के लिए फाइव का मान होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। देखिए कॉस फाइव जो है, कॉस फाइव का मान +1 कब होता है, जबकि फाइव का मान 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई रेडियन हो या 6 पाई रेडियन हो। फाइव, इसको हम लिख सकते हैं फाइव बराबर 2n पाई, जहाँ n बराबर 0, 1, 2 डैश डैश डैश। आयाम A का मान न्यूनतम मान के लिए कॉस फाइव का मान न्यूनतम होगा। तो कॉस फाइव बराबर न्यूनतम मान कितना होता है कॉस का न्यूनतम मान होता है -1 होता है। तो विनाशी व्यतिकरण की शर्त क्या हो गई, ये हो गई विनाशी व्यतिकरण की शर्त हो गई कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई यदि ये आता है तब कॉस फाइव का मान -1 होता है। तो फाइव बराबर कितना आ गया, 2n + 1 पाई आ गया, जहाँ n इक्वल टू क्या है 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा है। अच्छा, ये अब हम देखें पथांतर या मार्ग अंतर के पदों में शर्त देखते हैं। अभी हमने कलांतर किस पदों में देखा, देखिए कलांतर में संपोषी व्यतिकरण की शर्त क्या आई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आई। और विनाशी व्यतिकरण की शर्त क्या आई, फाइव बराबर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आई। तो पथांतर और मार्गांतर के पदों में शर्त देखते हैं। हम जानते हैं कि मार्गांतर पथांतर डेल बराबर क्या होता है, λ/2 पाई कलांतर होता है। ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा जो है ये आपका तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य, वेवलेंथ, ये क्या है वेवलेंथ है। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, λ/2 पाई कलांतर फाइव, अर्थात डेल बराबर λ/2 पाई फाइव हो गया। पुनः संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त मार्ग अंतर तो पथांतर के पदों में हम जानते हैं। देखिए यहाँ संपोषी व्यतिकरण के लिए फाइव कितना है, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये रखने पर तो डेल बराबर क्या आ जाएगा 0, ये 2 से 2 कट गया तो लैम्डा, पाई से पाई भी कट गया, लैम्डा आ गया, फिर 2 लैम्डा आ जाएगा, फिर 3 लैम्डा आ जाएगा, एटसेट्रा डैश डैश डैश, इस टाइप से आएगा। यानी डेल बराबर क्या आ जाएगा, n लैम्डा आ गया, जहाँ n बराबर क्या आ गया 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश। अब देखिए विनाशी व्यतिकरण की शर्त मार्गांतर या पथांतर के पदों में, तो डेल बराबर क्या होता है λ/2 पाई। और फाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण में, फाई की वैल्यू देखिए कितनी होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होती है। तो यहाँ पे हम पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई रखते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो λ/2 हो जाएगा। फिर 3 पाई रखोगे आप तो पाई से पाई कैंसिल होगा तो 3/2 लैम्डा हो जाएगा, 5/2 लैम्डा हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि हम इसको लिख सकते हैं 2n + 1/2 लैम्डा, जहाँ n बराबर क्या होगा 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो इस प्रकार से व्यतिकरण के लिए ये जो प्रश्न था अपना गणितीय विवेचना करना, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। और आप दोबारा देख सकते हैं इसको, तो कहीं पर यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत होती है तो दोबारा देख सकते हैं। बच्चे व्यतिकरण को थोड़ा सा कठिन समझते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ जाएंगे और 2-3 बार देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार से पूरा जो ये वाला क्वेश्चन है अपना कि प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए, व्यतिकरण आपको समझा दिया, उसकी गणितीय विवेचना कर दी, और संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्त जो है वो हमने बता दी है। अब अगले पीरियड में हम आपको जो प्रश्न है वो नोट कर लीजिए, वो हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।
प्रश्न लिखता हूँ मैं। प्रश्न है आपका, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। ये भी कोर्स में है आपके। पहला है तरंग आरेख, तरंग आरेख। दूसरा है तरंग आरेख के बाद व्याख्या। तीसरा है आपका फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति। और चौथा है फ्रिंज की चौड़ाई। और पांचवा है चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूरा प्रश्न परीक्षा में पहले भी पूछा गया है, आगे भी आ सकता है, और ये सीधे सीधे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए अगला वीडियो आप